हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप पढ़ाई कर रहे हैं फिजिक्स और आज का टॉपिक है हमारा गॉस का लॉ, गॉसस लॉ। ठीक है, गुस्सा से मत पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बारीकी चैप्टर है। ठीक है, एक भी चीज अगर मिस हुआ तो आपका पूरा कहानी समझ में नहीं आएगा। जैसे एवेंजर्स दिख रहा है, सॉरी आयरन मैन है, ठीक है, एवेंजर्स का ही पार्ट है, एक भी पार्ट आपका छूट गया आपको समझ में नहीं आएगा। उसी तरह से गॉस लॉ है, अच्छे से देखिए। चलिए शुरू करते हैं गॉस लॉ के बारे में। तो गॉस एक, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि जितना भी नाम के बाद लॉ आता है जिसका मतलब है ही कि वो कोई ना कोई साइंटिस्ट रहा होगा, फिजिसिस्ट रहा होगा, उसी ने लॉ दिया होगा। तो उन्होंने बताया कि अगर हम कोई इनक्लोज्ड सरफेस लेते हैं, कैसा सरफेस? इनक्लोज्ड सरफेस, देखिए मेंशन किया हुआ है अच्छे से, इनक्लोज्ड सरफेस। ठीक है, इनक्लोज का मतलब मैंने पिछली क्लास में क्या बताया था? पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को फ्लक्स का कंसेप्ट दिया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, किस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं, और फ्लक्स का वैल्यू निकल करके आया था फाई इक्वल टू ई डॉट ए आया था। इसी से तो फ्लक्स निकाल देते हैं। और यहां पर डॉट प्रोडक्ट हटने के बाद ई ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। बहुत ही डिटेल्स में कंप्लीटली बारीकी से मैंने ये चीज बताया। अगर आपके पास फ्लक्स का कंसेप्ट नहीं है तो गॉस लॉ एकदम बेकार हो जाएगा डायरेक्ट पढ़ना। तो पहले आप लोग फ्लक्स जरूर पढ़ें, डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के पढ़ सकते हैं, आई बटन में जाकर के पढ़ सकते हैं, और इंड स्क्रीन पर भी आ जाएगा, कहीं से भी आप जाकर के पढ़ सकते हैं। लेकिन पहले फ्लक्स पढ़िए तब यहां पढ़ाइए। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने उसमें बताया था कि हमारा जो एरिया होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। हम 2 डायमेंशन का भी देख सकते हैं, हम 3 डायमेंशन का भी देख सकते हैं। 3 डायमेंशन वाला स्ट्रक्चर कैसा होता था? इंक्लोज्ड होता था। तो ये जो हमारा गॉस लॉ है वो इंक्लोज सरफेस पर ही सिर्फ एप्लीकेबल है। सबसे पहली पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है, गॉस लॉ कहीं भी नहीं लगा सकते कि जहां मन में आया वहां उठा करके गॉस लॉ लगा दिए, ऐसा नहीं है। गॉस लॉ हम सिर्फ इंक्लोज सरफेस पर लगाएंगे। अगर नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा? उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए या फ्लक्स निकालने के लिए क्या करना होगा? उस पर एक इंक्लोज सरफेस बनाना होगा। ठीक है, और ऐसे सरफेस को हम लोग कहते हैं गॉसियन सरफेस। चलिए आगे बताएंगे। तो गॉस का कहना था कि कोई इंक्लोज सरफेस अगर हम लेते हैं तो उसका जो नेट फ्लक्स होता है, फ्लक्स क्या था? फ्लक्स था कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके एरिया वेक्टर से होकर के क्रॉस कर रहा है, यही तो था फ्लक्स। और निकालने के लिए ये फॉर्मूला निकल करके आया था। ठीक है, तो जो नेट फ्लक्स होता है किसी भी क्लोज सरफेस का, वो 1/ε0 टाइम्स होता है किसके? नेट चार्ज इंक्लोज बाय सरफेस, यानी कि जो सरफेस है उस पे जो नेट चार्ज है उसके लिए। ठीक है, जैसे कि इसको समझते हैं, मान लिया जाए हमारे पास कोई इंक्लोज सरफेस है ये, ठीक, और ये मान लिया इसका एरिया वेक्टर। मानना क्या, एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, याद आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ये एरिया वेक्टर है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जरूरी नहीं कि हमेशा यूनिफॉर्म ही हो, इस तरह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है थीटा। हम क्या करते हैं, हम एक छोटा सा एरिया वेक्टर अगर लेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा? ईडीए। अब बताइए इस छोटे से एरिया के लिए हमारे पास फ्लक्स क्या मिलेगा? छोटा ही मिलेगा ना। तो हम लिख सकते हैं कि डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई डॉट डीए हो जाएगा ना, डॉट प्रोडक्ट होता है ना, देखिए डॉट प्रोडक्ट होता है, या फिर ई डी ए कॉस थीटा, जो लिखना चाहे लिख सकते हैं। ये क्या हुआ? इस छोटे से एरिया के लिए हुआ। अगर हम पूरे का लेंगे
तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस छोटा छोटा जितना भी एरिया है सबका फ्लक्स को ऐड कर देना होगा। सबको पता है क्या करना होगा, इंटीग्रेशन कर देना होगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, इधर इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, इधर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा, या फिर इसी को लिख सकते हैं फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। ये हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का, कि अगर हमारे पास छोटा छोटा है और चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे बॉडी पर, तो हम क्या करेंगे, वहां इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। अच्छा, इंटीग्रेशन में हम यहाँ पर गोल का साइन दिए, इसका मतलब हम फ्लक्स निकाल रहे हैं। ठीक है, और ज्यादा कुछ नहीं सोच लेना है। तो गॉस यही कहा था, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस का ये कहना था कि जो फ्लक्स निकल करके आएगा, ठीक है, वो फ्लक्स का जो भी वैल्यू होगा, यानी कि ई डॉट डी ए का जो भी वैल्यू होगा, वो क्या होगा, जो उसके पास नेट चार्ज है। अब मान लिया जाए कि ये जो बॉडी है हमारे पास, इसके पास नेट चार्ज है Q। ठीक, तो कितना हो जाएगा Q, और उसका कितना टाइम्स, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, तो Q इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा गॉस लॉ है, फाई इक्वल टू ई डी ए का इंटीग्रल इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो Q है, ये जो हमारा जो Q दिख रहा है, ये चार्ज है किसका, इनसाइड द सरफेस। ठीक है, सरफेस के अंदर का चार्ज लेना है, कभी भी सरफेस के बाहर का चार्ज नहीं लेना। मान लीजिए हमारे पास कोई बॉडी है, ठीक है, मान लिया जाए हमारे पास कोई बॉडी है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, चार्ज यहां पर लगा हुआ है, बाहर में यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, ये पूरी तरह से डिस्चार्ज है, तो इसका फ्लक्स कितना हो जाएगा, इसका फ्लक्स हो जाएगा 0/एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 0। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि उसको बना देना है। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर जो भी चार्ज लेंगे, अगर मान लीजिए चलिए ऐसा हो गया, यहाँ भी Q, यहाँ भी Q, यहाँ भी Q, कितना चार्ज हो गया टोटल अंदर नेट 3Q, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको डिटेल्स में देखेंगे। चलिए, यहां तक आपको बात समझ में आई, बिल्कुल आ गई है। चलिए, इसको सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, गॉस ने ऐसा क्यों कहा। ठीक है, इसकी तरफ चलते हैं, गॉस ने ऐसा क्यों कहा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक चार्ज ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास छोटा सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो फील्ड लाइंस इसका क्या होगा, इसके चारों तरफ बाहर की तरफ निकलता हो जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसका कोई इंक्लोज सरफेस नहीं है, तो हम अपने मन से एक इंक्लोज सरफेस बना देते हैं इसके चारों तरफ। ये क्या बनाया हमने, स्फीयर। ठीक है, स्फीयर बनाया। ठीक, इसके चारों तरफ हमने एक इंक्लोज सरफेस बना दिए। अब स्फीयर क्यों बनाए, इसके पीछे भी लॉजिक है, जैसे कि प्लस Q चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर निकलेगा, इधर निकलेगा, इधर निकलेगा, इधर निकलेगा, इधर निकलेगा, इधर निकलेगा, इधर निकलेगा। कैसा सरफेस का फॉर्मेशन करेगा, स्फेरिकल सरफेस फॉलो करेगा, है ना, इसी तरह का सरफेस बनाएगा। और भी कैसा बना सकता है क्या। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, इसके चारों तरफ एक इंक्लोज सरफेस बना दिया। इसी सरफेस को कहा जाता है गॉसियन सरफेस। ठीक है, इसी सरफेस को गॉसियन सरफेस कहा जाता है। कोई भी इंक्लोज सरफेस होगा, वैसे सरफेस को क्या कहेंगे हम, गॉसियन सरफेस कहेंगे। ठीक है, चलिए अब हमको चाहिए फ्लक्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि यहां पर एक हम छोटा सा एरिया वेक्टर लेते हैं। याद होगा मैंने आपको बताया था कि स्फीयर पर, अच्छा एरिया वेक्टर कहां लेंगे, उसका सरफेस पर लेंगे, अंदर में तो लेंगे नहीं। ठीक है, तो हम क्या किए, इसके सरफेस पर एक छोटा सा एरिया लिए, छोटा सा एरिया। अब एरिया वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है,
और क्या बताया था कि अगर हमारा इनक्लोज सरफेस है, 3 डायमेंशनल वाला सरफेस है, तो कौन वाला लेना है, जो बाहर की तरफ जा रहा हो। बाहर की तरफ ये वाला जा रहा है ना, हम क्या किए, छोटा सा एरिया ले लिए, ठीक है, ये हमारा छोटा सा एरिया है, ठीक, और इसका ये हो गया। अब बताइए कि इसका फील्ड लाइंस भी तो यही डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो यही डायरेक्शन में होगा। देखिए यहां पर अगर हम निकालना चाहें, ये फील्ड लाइन का डायरेक्शन है, अगर यहां पर एरिया लेना चाहे तो ये होगा, यहां एरिया लेना चाहे तो ये होगा, यहां एरिया लेना चाहे तो ये होगा, यहां एरिया लेना चाहे, कहीं पर भी आप एरिया लीजिए, वो क्या आएगा, वो फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग आएगा। बिकॉज मैं बता चुका हूं कि स्फीयर में हम कहीं भी हम लाइन खींचेंगे वो हमेशा उसके ऊपर परपेंडिकुलर ही दिखेगा। अर्थ को देख करके चलिए, कहीं भी आप परपेंडिकुलर आते, हालांकि अर्थ गोल है लेकिन कैसा फील होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर एंगल कितना बना इन दोनों के बीच में, थीटा का वैल्यू हो गया 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि फील्ड भी वही डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर भी वही डायरेक्शन में, दोनों का डायरेक्शन सेम, तो कितना हो जाएगा एंगल हमारे पास, 0 डिग्री। चलिए अब निकाल सकते हैं हम लोग, डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं डी फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री। चलिए 0 डिग्री। अब उसके बाद कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, सबको मालूम है, सब होशियार हो गया है। बार बार cos 0, cos 90, cos 180 अगर होशियार नहीं होंगे सर, आपकी भी बात सही है, बार बार यही वैल्यू आता है, या तो 0 या तो 90 या तो 180, ठीक है। चलिए किसी भी तरह से ध्यान रखना चाहिए। चलिए अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये हो जाएगा डी फाई, ये हो जाएगा ई इंटू डी हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डीए है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आप सभी को पता है कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या होता है, चार्ज से हम जहां पर फील्ड निकाल रहे हैं उसके बीच का डिस्टेंस, मान लेते हैं इसका रेडियस कितना है, आर है, ठीक है। तो हमारे पास यहां कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फाई, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी, ठीक है। चलिए अब बताइए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ठीक है। चार्ज चेंज नहीं हो रहा है, ये भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। रेडियस कहीं पर भी नहीं लीजिए, रेडियस चेंज होने वाला नहीं है, वही रहेगा, यानी कि ये भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो अंदर में बच गया डीए। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है, एक्स होता है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। यहां पर भी क्या होने वाला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू एरिया। अब ये एरिया किसका है, एरिया जो हमको लेना है ये किसका लेना होता है, जो हमारा इनक्लोज सरफेस है, ठीक है, जो इनक्लोज्ड सरफेस है, जो हमारा गॉसियन सरफेस है, हमको इसका एरिया लेना होता है। यहां पर इनक्लोज सरफेस कैसा है, स्फीयर, और स्फीयर का एरिया क्या होता है, सभी को पता है, सभी को पता है स्फीयर का एरिया, तो फाई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है ना 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई चला गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला गया, कितना बचा, फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी कि ये चीज प्रूव हो गया है कि गॉस सही बोला था। क्या, तो एग्जाम में कभी कभी आ जाता है, कभी कभी क्या लगता है, कैजुअली पूछ ही देता है गॉस लॉ क्या है, और गॉस लॉ को प्रूव कीजिए, इस्टेब्लिश कीजिए कि गॉस लॉ ये कैसे बोला था। तो कुछ नहीं करना है, लॉ बताना है, मतलब समझाना है क्या कह रहा है लॉ, ठीक है, इतना।
और उसके बाद यहां से शुरू कर देना है। ये रहा इसका प्रूफ, ठीक है। तो पूरे के पूरे मार्क्स आपको 5 on 5, 6 on 6 जो भी आपका बोर्ड तय करता है लॉन्ग क्वेश्चन में, वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपकी मर्जी। अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसके एप्लीकेशन से चलने से पहले कि आखिर गॉस लॉ हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए हेडिंग लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट बातें। बातें नहीं लिखिएगा, नहीं तो गपशप होना शुरू हो जाएगा। चलिए पहला नंबर, मान लिया जाए कि हमारे पास कोई एक कैसा भी तरह का क्लोज सरफेस है, ठीक है, और यहां पर एक हम क्या रख दिए, चार्ज रख दिए, ठीक। इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। अब पूछा जाए फ्लक्स कितना, तो आप लोग खुशी खुशी बताओगे कि फ्लक्स का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। कैसे, तो अभी आपने बताया सर कि हमको जो भी चार्ज लेना है वो इनसाइड द सरफेस, यानी कि जो हमारा सरफेस बना हुआ है, गॉसियन सरफेस बना हुआ है, उसके अंदर कितना टोटल चार्ज है हमको वो लेना है। इसके अंदर तो चार्ज ही नहीं है। जब इसके अंदर चार्ज नहीं है, Q का वैल्यू 0, फाई बराबर 0/ε0 कितना हो जाएगा, 0। बिल्कुल सही। चलिए अब इसके दूसरे एस्पेक्ट्स को देखते हैं, ठीक है। आखिर ये फाई इक्वल टू 0 एक कंसेप्ट तो चलिए समझ में आया कि गॉस के थ्रू हम इतना बात तो समझ गए। अब हम फ्लक्स के थ्रू देखते हैं कि आखिर ये होता कैसे, ताकि आपको पूरी तरह से ये चीज क्लियर हो जाए कि ये 0 हो रहा है तो आखिर क्या क्या हो जाए, ठीक है। चलिए ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, कुछ नहीं रखा हुआ है, इसका मतलब पॉजिटिव है। इसका फील्ड लाइंस कैसा होगा, इसका फील्ड लाइंस इधर भी जाएगा बाहर की तरफ और इधर भी जाएगा, ऐसे होते हुए जाएगा फील्ड लाइंस, ठीक है। ऐसे भी होते हुए निकल जाएगा फील्ड लाइंस, ऐसे भी होते हुए निकल जाएगा फील्ड लाइंस, ऐसे भी होते हुए निकलेगा, ठीक है, सब डायरेक्शन से निकलेगा, ठीक, सब डायरेक्शन से निकलेगा, ठीक है। चलिए अब इसके सरफेस पर तो फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है ना। अब हम क्या देख रहे हैं कि इसके कारण से इसके सरफेस से फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है, और मैंने क्या बताया था, अगर किसी सरफेस से जितना फील्ड लाइन क्रॉस करेगा उतना उसका फ्लक्स होगा, कितना, 1 2 3, इससे भी कहीं ज्यादा कर रहा होगा। ऐसा नहीं कि यही 3 कर रहा होगा, इससे भी ज्यादा। मैंने सिर्फ 4-5 फील्ड लाइंस लिया है, ठीक है। पूरा भर के बनाऊंगा और भी फील्ड लाइंस आ जाएगा, तो उसको गिन करके फाई का वैल्यू लिख देना चाहिए था, 0 कैसे आ गया। चलिए इसी चीज को समझते हैं, ठीक है। तो यहां से जब हमारे पास निकला, हम कोई भी एक लाइन को कंसीडर करके देखते हैं। चलिए ये लाइन को, ठीक है, सबसे वही रिजल्ट आएगा, सेम आएगा। हम ये लाइन को लेते हैं, ठीक है। ये वाला जो आपके पास फील्ड लाइन है, इसको कहां इंटरसेक्ट किया, 2 पॉइंट पर, ठीक है। कहां कहां, मान लेते हैं पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, ठीक है। अब बताया जाए कि इस पॉइंट ए पर जो फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है वो ऐसे है, ठीक है। जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है, अच्छा दोनों का नाम सेम हो जाएगा, दूसरा नाम रख लेते हैं पी क्यू। अब ठीक है, एरिया वेक्टर का किस डायरेक्शन में है, हमेशा आउटवर्ड द सरफेस, ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना बना, एक ऐसे एक पीछे, एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री, यहां पर बन गया 180 डिग्री। चलिए क्यू पॉइंट पर देखते हैं, फील्ड का डायरेक्शन तो दिख रहा है बाहर की तरफ है, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये भी उधर की तरफ हो जाएगा। अब यहां पर कितना हो जाएगा, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, ठीक। चलिए एक जगह थीटा 0, एक जगह थीटा 180 डिग्री। सिमिलरली यहां पर भी वही चीज आएगा, यहां भी वही चीज आएगा, दोनों तरफ सेम आएगा। तो अगर हम इससे पूछें कि फाई का वैल्यू कितना होगा, पहले एक बार ए पर चेक करेंगे, दूसरा बार बी पर, बीच में कहीं नहीं, सिर्फ सरफेस पर जहां जहां पॉइंट है सिर्फ उसका फ्लक्स लेंगे, ठीक है ना, सरफेस से पता चलता है। ए पर चलिए क्या फॉर्मूला आता है, ई ए कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू 180। बी पर आ लीजिए, बी पर है, सॉरी बी क्यू है, चलिए क्यू पर कितना है, ई ए कॉस 0 डिग्री, यहां पर थीटा 0, यहां पर थीटा 180 डिग्री।
तो हमारे पास ई ए cos 180 का मान -1, cos 0 का मान +1, माइनस ई ए प्लस ई ए कट करके कितना आ गया 0। तो फ्लक्स की कॉन्सेप्ट से भी हम लोग देख चुके हैं कि टोटल फ्लक्स कितना होगा 0 होगा, बाहर में अगर रखा हुआ है। इससे भी समझ लीजिए और गॉस के थ्योरम से भी समझ लीजिए, गॉस भी तो यही कहा था कि नेट चार्ज अगर इसके अंदर जितना है उसको यहां पर लिख दीजिए बटे एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा वैल्यू। तो चाहे ऐसे समझिए या ऐसे समझिए। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। चलिए दूसरे नंबर की तरफ पढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं। ये था हमारा पहला पॉइंट, हालांकि पॉइंट मिट गया पूरी तरह से, कोई बात नहीं। दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। ठीक है, मान लिया जाए हमारे पास अब की बार फिर से वैसा ही सरफेस ले लिए और अंदर में हमारे पास चार्जेस है Q1, Q2, Q3। ठीक है, ऐसे चार्जेस पड़े हुए, मान लीजिए 3 चार्ज है। अब इसका फ्लक्स कितना होगा? तो फ्लक्स का वैल्यू हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस, अच्छा एक और चार्ज मान लीजिए Q4 यहां पर है, Q4 यहां पर है और Q5 यहां पर है। ठीक है, अब फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा? तब भी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, क्योंकि बाहर की वजह से कोई भी फ्लक्स नहीं बनेगा। बाहर की वजह से फ्लक्स बन रहा है, नहीं बन रहा है ना, तो इस दोनों की वजह से फ्लक्स नहीं बनेगा। फ्लक्स किसकी वजह से बनेगा? गॉसियन सरफेस में क्या क्या है 1 2 3, सिर्फ इसकी वजह से बनेगा बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए ये 2 पॉइंट क्लियर हो गया एकदम बढ़िया से, झकझक, बहुत अच्छी बात है। तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगर मान लिया जाए हमारे पास सरफेस कुछ ऐसा हो, ये है हमारा हेमिस्फीयर और चार्ज हमारे पास यहां। ठीक है, चलिए ये हमारे पास चार्ज है। अब पूछा जा रहा है इस पर कितना फ्लक्स होगा। हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर कैसा होता है? ओपन होता है ना। हेमिस्फीयर का मतलब कटोरा, कटोरा के बीचों बीच चार्ज है। ठीक है, ये कैसा है? खुला हुआ है ऊपर से। तो यहां पर हम लोग गॉस लॉ तो नहीं लगा पाएंगे, तो गॉस लॉ लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? गॉस लॉ लगाने के लिए सबसे पहले इसका गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। अब यहां पर थोड़ा सा सोचिए कि गॉसियन सरफेस जब भी हम बनाएंगे तो हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो चार्ज है उसके चारों तरफ यूनिफॉर्म आना चाहिए। स्ट्रक्चर, जो भी स्ट्रक्चर बनेगा वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो हेमिस्फीयर है, इसके लिए यूनिफॉर्म क्या होगा? स्फीयर होगा। अगर यही क्यूब रहता है तो उसके लिए क्या होता? क्यूब के टाइप का ही बनाना पड़ता। आ रही बात समझ में ना? तो इसके लिए जो गॉसियन सरफेस जो बनेगा वो कैसा बनेगा? कुछ इस तरह से बनेगा। आई बात समझ में? इसके लिए, किसके लिए? ये हेमिस्फीयर के लिए। अब देखिए इस चार्ज के चारों तरफ फील्ड लाइंस क्या होगा? यूनिफॉर्मली ट्रेवल करेगा, है कि नहीं? इस तरह से आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कैसा गॉसियन सरफेस बना है। ठीक है, ये उसी चीज पर डिपेंड करेगा। चलिए अब चलते हैं आगे। तो फाई बराबर क्या होता है? फाई बराबर Q बाय एप्सिलॉन नॉट। किसके लिए? पूरे के लिए, पूरे क्लोज सरफेस के लिए। ठीक है, पूरे के लिए। तो अगर मान लिया जाए कि पूरे के लिए अगर Q बाय एप्सिलॉन नॉट है तो आधे के लिए अब कितना हो जाएगा? आधे के लिए कितना हो जाएगा? पूरे का आधा हो जाएगा। अरे बात समझ में? अच्छा इधर दिखाई दे रहा है? चलिए ठीक है, विजिबल है। तो मैं क्या बता रहा था कि जैसे मैंने पूरा बनाया, इस पूरे इनक्लोज सरफेस के लिए फाई का वैल्यू कितना होना चाहिए? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये किसका हमने निकाला? ये निकाला स्फीयर के लिए। ठीक है, ये हो गया स्फीयर का। लेकिन प्रश्न में, क्वेश्चन में हमारे पास क्या पूछा था? हेमिस्फीयर का पूछा था। तो दैट इज फाई ऑफ हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर क्या होता है? स्फीयर का जस्ट हाफ होता है। तो हम लोगों ने क्या किया? हाफ कर दिया। कितना आ जाएगा? Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आई बात समझ में? तो हम क्या करेंगे? ऐसे चार्जेस का फ्लक्स निकालने के लिए गॉसियन सरफेस का यूज करेंगे। ठीक है, नोट हो गया? चलिए नोट कर लीजिए। चलिए एक और पॉइंट देखते हैं। मान लिया जाए हमारे पास एक स्क्वायर प्लेट है और इसका साइड दिया हुआ है A और इसके सेंटर से कुछ ऊंचाई पर
A/2 डिस्टेंस, ठीक है। यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है पॉजिटिव Q, तो अब इसकी वजह से कितना फ्लक्स आएगा इस पर, ये हमको पता करना है। तो अब क्या किया जाए, ये डिस्टेंस A/2 है, ठीक है। सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या ये यूनिफॉर्म बन सकता है कि नहीं बन सकता है। नॉन यूनिफॉर्म रहेगा तब तो खैर जीरो हो जाएगा, यूनिफॉर्म अगर आएगा तो फ्लक्स निकलेगा, ठीक है। तो सोचिए स्क्वायर से हम कैसा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना सकते हैं। गॉसियन सरफेस का मतलब इनक्लोज स्ट्रक्चर से, इसका मतलब है इसका 3D हमको बनाना है। तो स्क्वायर से क्या बन सकता है, सोच के बताइए, सोच के जल्दी सा, क्या बनेगा, क्यूब या क्यूबाइड, क्यूब या क्यूबाइड, क्यूब बनेगा। क्यूब बनता है स्क्वायर से, क्यूबाइड बनता है रेक्टेंगल के कॉम्बिनेशन से, ठीक है। तो थिंक कीजिए कि मान लिया जाए हमारे पास एक क्यूबाइड है, ठीक है। क्यूबाइड में कितना क्यूबाइड बोल रहा है, क्यूब, इसमें कितना सरफेस होता है, 6 सरफेस होता है, सभी को पता है। 4 दीवार, एक नीचे और एक ऊपर का। अब इसका साइड्स है ए, ठीक, और यहां से अंदर में कोई पॉइंट है कितना दूरी पर, A/2 डिस्टेंस पर, और उस पर चार्ज है पॉजिटिव Q, ठीक। तो बताइए ऊपर वाले सरफेस से भी तो उतना ही डिस्टेंस होगा, उतना ही चार्ज होगा, क्या ये यूनिफॉर्म बना, बिल्कुल यूनिफॉर्म बन गया। अब बताइए कि अगर हम इसका फ्लक्स निकालें कितना आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ Q/ε0, ये किसका आ गया, क्यूब का आ गया। क्यूब का आया है, ये क्यूब का है, ठीक है। अच्छा, क्यूब में कितने सरफेस के लिए आया, 6 सरफेस के लिए, 6 सरफेस है हमारे पास, ठीक है। क्या कहा था गॉस लॉ कि टोटल चार्ज बाय ε0, टोटल चार्ज कितना दिख रहा है, यही क्यू ना है इकलौता, इसके अलावा भी कोई चार्ज है नहीं, है ना। तो क्यूब बाय ε0, ये क्यूब के लिए आया। अब हमको क्या करना है, एक सरफेस का निकालना है, ठीक है। ये है हमारा कैसा, स्क्वायर प्लेट है, ठीक है। ये 6 फेस के लिए था, तो स्क्वायर प्लेट क्या होगा, इस 6 में से कोई एक फेस होगा, तो 6 के लिए इतना, तो एक के लिए Q/6ε0 बन गया इसका। आई बात समझ में। तो हम इस तरह से क्या करेंगे, फ्लक्स को बनाएंगे, ठीक है। तो ये रहा आज का आपका जो क्लास है गॉस लॉ से रिलेटेड, कि गॉस लॉ को अप्लाई कैसे करते हैं, कैसे फ्लक्स निकालते हैं गॉस लॉ के थ्रू, ये रहा, ठीक है। और अगला क्लास जो आपका होगा इसके एप्लीकेशन पर बेस्ड होगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, बोर्ड्स के लिए, और गॉस लॉ से कितनी आसानी से फील्ड निकाला जाता है ये भी समझने के लिए, ठीक है। तो चलिए बने रहें हमारे चैनल पर और पढ़ाई करते रहें बढ़िया से, और आप लोगों को जल्द ही आशा है कि ये आपका जो कोचिंग क्लासेस है, जो भी इंस्टीट्यूशंस वगैरह है, जल्द ही अब खुलने वाले हैं, ठीक है। इसका बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन सभी लोग को आ जाएगा, तो ये बहुत ही खुशी की बात है आप लोगों के लिए, ठीक है। तब तक पढ़ाई करते रहें, जोश भरा रहे आप सभी लोगों में, और दम भर करके एकदम पूरा लाइक करें, ठीक है।